प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक से बात करेंगे उसमें सबसे पहले मरियम नवाज वजीर आला पंजाब मुंतखब, इंतकामी सियासत ना करने का ऐलान, ऑपोजिशन को मिल बैठने की दावत दे दी, पंजाब में गुड गवर्नेंस के लिए इनकलाबी एजेंडा पेश कर दिया, महंगाई में कमी के लिए फौरी इकदाम का हुक्म, रात गए लाहौर के पुलिस स्टेशन का अचानक दौरा, क्या मरियम नवाज बतौर खातून वजीर आला 21 करोड़ अफराद के बड़े सूबे में डिलीवर करने की अहलियत रखती हैं। इसके अलावा बात करेंगे मुराद अली शाह तीसरी बार वजीर आला सिंध मुंतखब हो गए। जरदारी ने मुराद अली शाह को ही तीसरी मरतबा वजीर आला सिंध क्यों बनवाया? क्या आप कराची के शहरी सिंध के हारी की किस्मत बदलेगी? अहम तज्जिया इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बड़ा टकराव, निगरान वजीर आजम की एडवाइस पर सदर अलवी का इजलास बुलाने से इनकार, समरी मुस्तरद, स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास तलब कर लिया, नए वजीर आजम के चुनाव की तैयारियां मुकम्मल। अहम मौके पर सदर अलवी का ये कदम क्या नताइज सामने ला सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पीटीआई की सरबराही के लिए सेनेटर अली जफर का नाम किसने तजवीज किया और उन्होंने क्यों इनकार किया। इस हवाले से जो अंदरूनी कहानी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमें गेस्ट ज्वाइन करेंगे कुछ देर में। क्लास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा इस्तेकाम पार्टी इसाक खाकवानी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इसाक खाकवानी साहब। बीबी खाकवानी साहब, आज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जो खातून वज़ीर आला हैं वो मुंतखब हुई मरियम नवाज, और जो पूरा बैकग्राउंड है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से तमाम तर मामला चले। आगे की बात करते हैं, जो उन्होंने आगे के अपने दावे किए और जिस तरह उन्होंने लंबी चौड़ी तकरीर की, कैसे देख रहे हैं उनका मुंतखब होना और फिर डिलीवरेंस? मैं समझता हूँ कि एक तो अच्छी बात है कि ख्वातीन में से एक पहली खातून ने एक मनसब संभाला है। मगर जो मुझे आज ईमानदारी से मैं जो उनकी तकरीर सुनी, कुदरतन में बैठा था इस्लामाबाद में, तो वो सारी तकरीर हमने सुनी और वो बड़ी दिलचस्प और बड़ी मुतअद्दिल किस्म की उन्हें तकरीर की और वो अपने सिर्फ पॉइंट्स को देख रही थी। उनका सारा बैकग्राउंड जो था, हर पॉइंट का उनको ज़बानी याद था और उन्होंने बड़ा मेरे ख्याल में उनको एक अबूर भी था, नजर आया कि कामों में, और वो मेरे ख्याल में शायद वो कर भी पाएंगी अगर उनको मौका मिल गया और अच्छी टीम बन गई उनकी। बात तो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की होती है ना, कि वो उनको साथ पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और उनके जो साथी हैं वुज़रा साहबान, क्योंकि इतने महकमे हैं ना जी, तो उनमें से कोई सारे महकमे एक जैसा काम तो नहीं कर सकते। मगर मेरे ख्वाहिश है कि अल्लाह करे वो अपना जो उन्होंने प्रोग्राम बताया है उसमें से अगर 10% की वो कर जाए तो वो एक बड़े पंजाब के लिए खुशाइन बात होगी। और जिस तरीके से, जिस पुरअज़्म तरीके से उन्होंने बात की, तो कम से कम मैं तो बड़ा उसका इम्प्रेस हुआ जी। अच्छा, शी टुक अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टार्ट। खाकानी साहब, उन्होंने जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है उसकी मीटिंग चेयर की, इसके बाद उन्होंने थाने का दौरा किया। जिस तरीके से वो ब्यूरोक्रेसी को, अभी आपने स्पीच का एक तरह एनालिसिस दिया कि वो पॉइंट्स देख रही थी एंड शी वाज वेरी वेल अवेयर ऑफ द जो उनकी स्ट्रैटेजी है, या उस हवाले से वो काफ़ी आपको लग रहा था कि सूझबूझ रखती हैं। तो जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया है ब्यूरोक्रेसी पे, जिस तरह उनका एक बिहाइंड द सीन भी होल्ड रहा है, आपको लगता है कि उनकी फैमिली में एक पूरी लेगेसी चलती आ रही है? वालिद साहब 2 मरतबा उनके वजीर आला रहे, चचा उनके 3 मरतबा वजीर आला, कजन उनके वजीर आला। सो डू यू थिंक कि शी कैन बी अ कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर? अपनी फैमिली में भी आउटस्टैंड करेंगी? देखें, मैंने तो आपको अर्ज किया है कि उनका जो लॉन्च है इस वक्त वो बड़ा इम्प्रेसिव था, क्योंकि उनको अपने तमाम मसले मसाइलों का इल्म था, नंबर 1। फिर दूसरा, उसके ऊपर उनको अबूर भी था, क्योंकि वो हर बात की तशरीह कर रही थी। तो ये आदमी जो बगैर वाकफियत के हो वो इस तरह की तशरीह नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में उनके अंकल भी शायद ना कर सके, उनके जो कजन साहबान है शायद वो भी आज तक हमें किसी पब्लिक फोरम पे इस तरीके से बात करते हुए नजर नहीं आए। मैंने तो उनके साथ कभी काम नहीं किया, नून लीग के साथ, और हम तो उनसे मेरी वाकफियत जरूर थी बड़े मियाँ साहब से, मगर मैं कभी उनके साथ काम नहीं किया, ना ही हमारे साथ उनकी अलाइनमेंट रही। मगर आज जो बीवी ने बातें की, हम काफी ज्यादा दोस्त बैठ के इस्लामाबाद में सुन रहे थे,
उन्होंने हमें तो बड़ा इम्प्रेस किया है। अल्लाह करे वो कर सकें। और बात होती है सब जगह इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, आगे काम करने वाले कौन मिलते हैं और वो उसको किस तरीके से एक मकाम पर पहुंचाने में कामयाब होते हैं। और आखिरी बात मैं अर्ज करूंगा कि जितनी बातें उन्होंने की, इसके लिए क्या पंजाब के अंदर इतने वसाइल हैं, और अगर वसाइल हैं तो हर साल कुछ ना कुछ अगर वो काम कर गए तो मेरे ख्याल में उन जैसा काम किसी और वज़ीर आला ने नहीं किया होगा, क्योंकि वो प्रिंसिपली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। उनके चचा थे वो तो एक मतलब कंस्ट्रक्शन का काम करते थे ना, और वो भी उनका ज़्यादातर फोकस लाहौर था, और लाहौर शहर को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो अखराजात किए और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया। तो वो अब बात है कि वसाइल की, आया वसाइल और टीम, ये दो चीजें अगर मिल गई तो उनके जो ख्यालात थे वो माशाल्लाह उसके अंदर कोई कमी नहीं थी। और ख़ास तौर पे अगर पिछले जो 2-3 वज़ीर आला गुजरे हैं उनके बारे में तो मेरे ख्याल में उनको तो देख के ये शर्मिंदगी हुई होगी जो कुछ आज बीबी ने किया है। खान साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया सर। अभी आपने बात की कि 10% भी अगर इन्होंने कर लिया, जो उन्होंने इंतहाई हाईली एम्बिशियस प्लान, बल्कि बहुत सारे शायद यह नाकदीन कहेंगे यूटोपियन टाइप उन्होंने जो अपना उन्होंने प्लान दिया पहली तकरीर में, इट वाज मैसिव नो डाउट। लेकिन वही वाली बात जो आप कह रहे हैं, मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा कहा था कि जब जनरल मुशर्रफ साहब ने उन्होंने तकरीर की थी अपनी पहली, ये उनका रिकॉर्ड बयान है जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ, जब उन्होंने आके पहला अपना प्लान दिया था, प्लान ऑफ एक्शन के 7 प्लान मेरे के 7 या 6 पॉइंट्स हैं उनके बड़े। तो उनका कहना था कि जब मैं जेल में बैठा था और मैंने उनकी तकरीर सुनी थी 12 अक्टूबर के बाद, तो मैंने उस वक्त भी सोचा कि अगर जनरल मुशर्रफ ने 10% एग्जैक्ट यही कहा था जो आप बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी जेल में बैठ के उनका खिताब रेडियो या टीवी पे सुना, तो मैंने कहा अगर जनरल मुशर्रफ साहब इसमें से कुछ 10% भी डिलीवर करके तो लोग हमें भूल जाएंगे, हमारा नाम नहीं रहेगा किताबों में, दस्तानों में, ना कहानी होगी, और मुशर्रफ साहब बदल देंगे। तो सर जी वो भी 10% ना हुआ, 2008 में शहबाज शरीफ साहब वापस आ गए थे, नवाज शरीफ साहब। तो आपको लगता है कि 10% ये कर सकेंगे, या वो शहबाज शरीफ साहब वाली बात के जनाब के 10% भी कर गया तो आप भी कह रहे सुबह बदल जाएगा? कैन दे डू द 10%? हमें सबको दुआ गो होना चाहिए कि कोई आदमी अगर अपने कौम के सामने बैठ के पहली दफा एक मनसब मिल रहा है, उनको मौका मिल रहा है, और जिस तरीके से उन्होंने हर सब्जेक्ट पे बात की है, तो उनके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए कि ये एक 10%, मैं तो कहता हूँ कि 10% सालाना काम अगर कर गए तो उनके मुकाबले का कोई चीफ मिनिस्टर ना कोई आएगा, ना ही कोई। ये अब शरारत तो नहीं कर रहे खकवानी साहब, बार बार एक बात कह रहे नहीं सर, मेरे सुन लें सर, आप बार बार कह रहे हैं अपने चचा से, अपने कजन से, अपने वाले साहब से, वही है ना मुकाबला। तो उन्होंने कहा भी है आज मरियम साहब ने कि मेरा मुकाबला किसी आउटसाइडर से नहीं है, मेरा तो अपनी फैमिली में मुकाबला है, कोई चीफ मिनिस्टर हैं। अच्छा, तो आप बार बार जब ये बात कह रहे हैं कि जनाब कि वो उनसे बेहतर चीफ मिनिस्टर साबित होंगी, बेहतर गुफ्तगू की है, पूरा बैकग्राउंड समझती थी, ये शरारतन कह रहे हैं आप ताकि घर में कंपैरिजन शुरू हो, या वाकई यू मेंट इट सर? नहीं देखें, घर वालों के साथ क्या मुकाबला होगा, बाप के साथ क्या मुकाबला? ये उन्होंने खुद कहा है अपने इसमें, ये परफॉर्मेंस की बात हो रही, परफॉर्मेंस की सर। मैं अपनी बात करूंगा, उन्होंने जो भी कहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपने बच्चों के साथ तो माँ बाप का कोई मुकाबला नहीं होता, और ना ही वो तो चाहते हैं कि हमारे से बच्चे एक्सेल करें। मैं तो चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने जिंदगी में किया, मेरे बच्चे, मेरी औलाद मेरे से ज्यादा। नहीं, हम सब चाहते हैं, हम सब ऐसा चाहते हैं। अच्छा, तो बात यह है कि अगर एक जगह पर कहीं उम्मीद नजर आ रही है तो हमें उससे उम्मीद रखनी चाहिए, कि बजाय इसके कि पहले दिन से हम शुरू हो जाएं उनके खिलाफ कि जी ये तो उन्होंने बाप ने भी नहीं किया था, चाचे ने भी नहीं किया था, कजन ने भी किया था, ये क्या कर लेंगे, ये मनफी बातें। मैं तो कह रहा हूँ कि उन्होंने कभी आज तक बैठकर सबने होलसम प्रोग्राम नहीं दिया था। हर चीज का सोसाइटी में और पार्टी के अपना जितने महकमे हैं उन तमाम के बारे में उनको अच्छी तरह चीजें पता थी, और वो अल्लाह करे वो कामयाब हो, उससे पाकिस्तान की बेहतरी होगी, उसके अंदर पंजाब की बेहतरी होगी, और उनके अपने खानदान के अंदर अपना नाम पैदा होगा। उन्होंने कहा अपनी तकरीर में, आपने भी सुना, उन्होंने कहा मैंने अपने वाले साहब मियां नवाज शरीफ साहब ने कई दिन बैठ के मेरे साथ ये सारे प्लान ऑफ एक्शन जो है ना ये डिस्कशन किए हैं। सो उन्होंने वो बताया कि उनको इतना
उनकी तैयारी जो है वो किसने कराई थी, वो तो उन्होंने क्रेडिट अब मियाँ साहब को दिया। हैविंग सेड ऑल दिस सर, जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है इनके लिए, मोहतरमा साहबा के लिए, वो चैलेंजेस बाकी अपनी जगह पे, उन पर इल्ज़ाम लग रहा है जो उनके नाकदीन कह रहे हैं इट्स स्टोलन मैंडेट। पीटीआई कहती है, उनके मुखालफिन कहते हैं कि हम सीटें जीत रहे थे, हमारी सीटों को हमारी जीती हुई सीटों को कन्वर्ट किया गया इनटू डिफीट, और हमें आज आपने देखा शोर शराबा भी हुआ, अपोजिशन बैकआउट भी कर ली। सो इन द गिवन सिचुएशन आप समझते हैं कि पॉलिटिकल एक मोरालिटी है उनके पास, मरियम साहबा के पास, जो पॉलिटिकल एक अथॉरिटी आती फ्रॉम विद इन के यस आई हैव वन दिस मैंडेट, तो लिहाजा मैं इसको मैं सूबे को भी रन करना है। भाई साहब, इलेक्शन का एक अलग मसला है, उसके ऊपर जो सवालिया निशान है वो अलग चीज है। और ये अगर पीटीआई के हजरात इस तरीके से उनको शुरू से डिस्करेज कर रहे थे, तो उनको तो अपने बुलदार साहब से मुकाबला कर लेना चाहिए ना, कि उन्होंने जैसे जैसे 4 साल गुजारे, तो ये बीबी का तो 1 साल गुजरेगा तो पता लग जाएगा सबको। तो इसके अंदर क्या मैं मौज न करूँ लोगों से। मैं तो इनका जो मुझे होलसम चीज नजर आई है, मैं समझता हूँ कि यहाँ अगर ये कुछ ना कुछ चीजें पढ़ाकर उसको कर जाएं, और उनके वसाइल हों और टीम हो, टीम होगी तो वो कामयाब होंगी। और क्योंकि एक चीज आदमी राह दिखा सकता है, आगे से चीजें तो बाकी अमला करता है, उनकी ब्यूरोक्रेसी। अच्छा खान साहब, एक और चीज है, अब मुझे नहीं पता ये मरियम साहबा के लिए ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, आप बताएंगे, यू आर ए पॉलिटिशियन, कि उनके अपने घर में 3 चीफ मिनिस्टर्स पहले से मौजूद हैं। जब वो चीफ मिनिस्टर जो हैं, क्या वो हर वक्त मरियम साहबा को रिमोट कंट्रोल करेंगे, गाइड करने की कोशिश करेंगे कि पहली दफ़ा आ रही है, इन्हें नहीं पता, हम समझाएं, वालिद साहब अलहदा समझाएंगे अपने तजर्बे, शहबाज शरीफ साहब अलहदा समझाएंगे, हमजा साहब भी आते जाते अपनी उनको कज़न सिस्टर को 2-4 वो भी मशवरे देंगे। वो अलाउ करेंगे मरियम को कि इंडिपेंडेंटली ग्रो करे, अपने फैसले खुद करे, अपनी गलतियों से, एरर से, वट एवर जो भी हैं उनसे सीखे और खुद गवर्नेंस को हाथ में ले, कि रादर शी विल बी रिमोट कंट्रोल्ड अपने घर से, कि उनको बताया जाएगा ये करें, बिकॉज को उनका ख्याल है कि हम तजर्बाकार हैं और ये ब्लंडर मारेंगे। ये भाई साहब जो प्रेजेंटेशन थी, ये तो नहीं लगता कि कोई किसी को इतनी प्रेजेंटेशन समझा सके और सिखा सके। ये तो खुदादाद चीज थी जो उन्होंने जाहिर की। उनके भाइयों को, भतीजों को, कजन्स को, वाले साहब को, बाकियों को भी सब ये मौके मिले थे। उन्होंने तो सब कागज पढ़ते थे। वैसे कोई आज मरियम नवाज साहब की तकरीर से कुछ ज्यादा इंप्रेस नहीं हो गए खान साहब? आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। मैंने तो अर्ज किया, हमने उनके साथ कभी जिंदगी में काम नहीं किया। मैं उनके वाले साहब को बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ सन 73 से, मगर मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया। हम तो उनके नकात रहे हैं और हम तो दूसरी पार्टीज में रहे। आपने कहा 73 में, बात तो सुने, एक सेकंड, आखिरी बात सुने। अगर उन्होंने एक अच्छी बात की है तो ये तो बड़े कम ज़र्फ लोग होते हैं जो किसी की अच्छी चीज को आगे ना समझे। अगर अच्छी चीज है तो कहना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि 1973 से मैं इनके वाले साहब को जानता हूँ, मीन्स नवाज शरीफ साहब को। आपकी उनसे कब 1973 में मुलाकात हो गई थी सर? मेरी उनसे मुलाकात हुई मेरे साथ तो जब मैं रेलवे में ऑफिसर था, उस वक्त भी मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैं तो मुझे फख्र है कि उन्होंने मेरे से कहा कि मैं रेलवे सैलून में पहली दफा जाना चाहता हूँ। मैंने उनको एज फाइनेंस मिनिस्टर पहली दफा रेलवे सैलून में लाहौर से, वो तो 83 था। अच्छा, आप फिर 83 की बात कर रहे हैं? मैं वो बात की बात कर रहा हूँ, मगर मेरी मार्कशीट 73 से है उनसे। मगर मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आज तक उनसे एक जर्री रत्ती बराबर कर न भी काम कहा है न कराया है। मैं तो एक आदमी को मुलाकात है, वाकफियत है, उससे क्या मतलब है, उससे क्या आप कर रहे हैं? खान साहब, आपने बड़ा तफसील से बताया। मैं पार्टी में था ना, मैं पार्टी में अभी नहीं, तो उससे क्या मेरा पॉलिटिकल आदमी के साथ क्या था। अच्छा सर, आपने बड़ा तफसील से बताया जो एजेंडा दिया है, वेरी एम्बिशियस, जैसे मैंने कहा यूटोपियन टाइप, इफ शी डिलीवर्स वी होप शी डज। तो आपका ख्याल है लोग परफॉर्मेंस पे वोट देते हैं? क्योंकि पिछली दफा हम जहांगीर तरीन साहब का जिक्र कर रहे थे, तो या उनका इजाज शाह साहब का दुनिया पितल दियो यार, तो आपका ख्याल है लोग ये परफॉर्मेंस पे, कामों पे, इन चीज़ों पे वोट देते हैं या नैरेटिव पे देते हैं? खान साहब का जैसे आपने कहा, बुजदार साहब के 3.5 साल देखे, उनका काम हमारे सामने, काम तो कहीं पे नहीं था, उनका नैरेटिव था और उन्होंने नैरेटिव की बुनियाद पे काम करने वालों को बीट किया। सो आपका ख्याल है मरियम नवाज साहब काम करके ये इलेक्शन जीत सकेंगे या कोई नैरेटिव के साथ आएंगी? मैं अर्ज करूं कि मुल्क जो है वो जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वो काम करने से भाई साहब वो बनते हैं।
और वो मेहनत से कौम को बनाने के लिए नैरेटिव सिर्फ जरूरी नहीं है, वो वोट लेने के लिए नैरेटिव जरूर होता होगा। मैं तो तरक्की और मुल्क की और बेहतरी और जो मैं समझता हूँ अगर उनके जो ख्यालात हैं अगर वो कर जाती हैं तो वो वहाँ, मैं तो उसके अंदर से खुद मुस्तफीद नहीं हो रहा, ना मैं उनकी पार्टी में हूँ जो मैं उनकी वो तारीफ करूँ किसी खुशामद की वजह से। मुझसे आपने एक सवाल किया ईमानदारी का, मैंने कहा जहाँ तक खुशामद की बात है ना सर, सुन लें, मैं अब हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं को खुदा ना खास्ता मैं तो जाती तौर पर 20-22 साल से आपको जानता हूँ। आप तो जब शौकत अजीज साहब के वजीर थे तो सबसे ज्यादा फटे तो आपके शौकत अजीज से होते थे, उनकी तारीफ तो आपसे कभी हुई नहीं है, तो बाकियों की आपने क्या तारीफ करनी है। आपने तो सिफा दे दिया था मेरा ख्याल है जब उनकी कैबिनेट में थे उनकी शौकत अजीज साहब की। सो वी ऑल नो यू आर वेरी ऑनरेबल मैन। इस तरह की जो भी बात है आपको और आपके साथ प्रोग्राम में कभी ऐसी बात नहीं की जिसमें कोई अपनी जात की कोई बात हो या अपने अपने पार्टी जो किसी के अंदर पॉलिटिकल हो, और या ना कभी किसी दूसरी पार्टी को कभी नीचा दिखाने की कोशिश कभी नहीं की, ना अल्लाह कराए। अच्छा सर, मरियम नवाज साहबा इन केस, जस्ट इन केस, मतलब अगेन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, आपको इनवाइट करती हैं कि आप हैं और मेरी कैबिनेट को एज ए मुशीर के तौर पर, एज ए मतलब एक एडवाइजर के तौर पर ज्वाइन करें, अगेन हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विच मेरा क्या, मेरे एक्सपीरियंस के उनके पास बहुत सारे बंदे, उनकी अपनी पार्टी में इतने बंदे हैं कि वो उनको उन्हीं से अगर काम कराएंगे तो वो बेहतर होगा। हम मेरे से तो आपने भाई साहब सवाल पूछा, मैं कोई नौकरी की तलाश में तो नहीं। आई नो दैट आप नौकरी की तलाश में नहीं है सर, फेयर इनफ। अच्छा, इसका ये जो उन्होंने अपना एजेंडा जिस पे अभी हम ये बात कर रहे थे सारी चीजों का, मेन चीज आपने कहा टीम का होगा, तो टीम है उनके पास आपका ख्याल है इस वक्त वो चला सकते हैं सूबे को, या वही विंडिक्टिव इंतकामी कार्रवाइयां आपको लगता है होंगी या वो आगे बढ़ेंगी? ये भी नजर आ जाएगा सर, अगर वो इस तरीके से चल पड़ी जिस तरीके से पिछली हुकूमतें करती रही है एक दूसरे के साथ, और जो खुद मरियम बीबी कहती हैं कि मेरे साथ इस तरह किया, तो उनको वो चीजें जो खुद क्रिटिसाइज करती हैं वो खुद अपने तो उनको नहीं करना चाहिए, और वो अपना काम करें। जो चीजें लोगों ने कर ली, उनके इलेक्शन में उनका रिजल्ट आ गया, उनको नुकसान हो गया, वो जाने, उनका काम जाने। इन्होंने तो अपने 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 प्रोग्राम को आगे चलाना है ना भाई साहब। अच्छा, एक अंदर किसी के, और उससे तो सबक सीखना चाहिए कि अगर वो लोग कामयाब तो नहीं रहे जिन्होंने इनके साथ ज्यादतियां की थी, तो ज्यादती के साथ ज्यादती का काम तो भाई साहब मुनासिब ही नहीं है। नहीं, अच्छी बात की आपने। अच्छा, एक उन पे भी आ रहा है, दबाव आ रहा है मरियम साहबा पे कि आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहती हैं, पहली दफ़ा बनी हैं, आई हैं, वज़ीर आला हैं, फेयर इनफ, तो 9 मई के हवाले से बहुत सारे लोग जो गिरफ्तार हैं, ट्रायल का सामना कर रहे हैं, सजाओं का सामना, मतलब खवातीन की बड़ी उन्होंने बात की, तो उन पे दबाव है कि इस वक्त वो इस एक नया स्टार्ट लें और तमाम केसेस वगैरह हैं विदड्रॉ करें, देयर शुड बी ए न्यू बिगिनिंग। आपका ख्याल है कि ये उन्हें करना चाहिए, या वो कर सकेंगे, या इग्नोर करेंगे इस तरह की कॉल्स को कि कानून जाने और वो जाने, मेरा उनसे कोई तल्लुक नहीं है? अच्छा, फिर मैं आपको अर्ज करूंगा कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है, उसमें खातून है या मर्द है, वो कानून तोड़ना सबके लिए एक जैसा है, और अगर उन्होंने काम किया है तो उनको सजा होनी चाहिए। मगर किसी को जानबूझकर अजियत पहुंचाने के लिए, उनके खिलाफ झूठा मुकदमा करने के लिए बिल्कुल इनको नहीं करना चाहिए। अगर कोई झूठे मुकदमे बने हैं तो उसमें उनको लोगों को रिलीफ देना चाहिए। जहां सही है वो अपना कोर्स करे, ताकि यहाँ पर कोई तो इंसान अपना कानून तोड़े, और कानून तोड़ने वालों का कोई तो मुहासरा होना चाहिए। ये तो कोई नहीं है कि किसी को कोई उकसा कर कहे और वो जाकर इदारों के साथ बदतमीजी और लड़ाई करने गए। अगर उन्होंने किया है तो लोगों को भुगतना चाहिए। अगर झूठे मुकदमे हैं और किसी को समझते हैं कि यहाँ पर उनके खिलाफ ऐसी बात नहीं है बल्कि बनाई गई है, तो फिर इसको वापस। खान साहब, एक बड़ी तनकीद आती है, जो सबसे बड़ी तनकीद है जो यहाँ पे उनके मुखालफिन भी करते हैं बाकी जगहों से, कि शरीफ फैमिली अपनी फैमिली से बाहर कोई पावर शेयर नहीं करते। वजीर आजम की सीट है तो बाप बनेगा तो फिर उसके बाद बेटा चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, अगर भाई वजीर आजम है तो भाई वजीर आला, या ऊपर मतलब हम देख रहे हैं कि एक तरह का चचा वजीर आजम तो भतीजी उनकी वजीर आला। सो वो कहते हैं कि शरीफ फैमिली ये सारा कुछ अपनी फैमिली में रखती है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है
जो भी उन पर तनकीद होती है, वज़ीर आला देख लें, मतलब मुमताज़ भुट्टो वाज द लास्ट वन इन सिंध, उसके बाद जितने भी आए हैं वो भुट्टो फैमिली से वज़ीर आला नहीं थे। ऐसे वो सेंटर में कहते हैं कि जनाब उस वक्त गिलानी साहब जरा परवेज़ अशरफ को उन्होंने बना दिया वज़ीर आज़म। ये टेंडेंसी वो कहते हैं शरीफ फैमिली में नहीं है। अभी भी उन्होंने अपनी बेटी को बना दिया, किसी और पार्टी के लीडर को नहीं बनाया पंजाब में। डू यू एग्री विद दिस काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म कि पावर कॉन्सेंट्रेशन से जो जमहूरी एक कल्चर है शेयर करने का, वो मौजूद नहीं है इस पॉलिटिकल फैमिली में, शरीफ फैमिली में? जी हाँ, वो ये चीज है। नंबर वन तो उनकी पार्टी के अंदर जो निज़ाम है उनको इस पे तनकीद करनी चाहिए। मैं तो उनकी पार्टी में हूँ नहीं, तो मुझे तो इस तनकीद का हक पहुंचता नहीं, क्योंकि मैं तो उनके हमेशा बिहाड़ी में हम इनके मुखालिफ इलेक्शन लड़े। और ये एक नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि 1982 से जब ये पहली दफा आए उस वक्त से हमने आज तक इनके साथ नहीं दिया। तो मुझे तो हक नहीं पहुंचता मैं कहूँ कि इनको पार्टी किस तरह चलानी चाहिए। पार्टी के अंदर इतने लाखों लोग हैं, इतने हजारों लीडर हैं, ये वो जाने, उनका काम जाने। मैं कौन होता हूँ उनके बारे में ये कहने की लगा। आज वैसे आपने बड़ा सेफ प्ले किया है खकवानी साहब, अनलाइक योर टेम्परामेंट, आपने सेफ प्ले किया है, आपने विकेट के दोनों साइड पे खेले हैं। आप किसी आदमी को किसी अच्छी बात को करने का मौका ही ना दे। आपका काम था कि अगर मैं लड़ाई करूं, बदअखलाकी करूं, तो वो फिर आप कभी बदअखलाकी नहीं करते। वैसे मैं आई नो दैट यू आर अ डिसेंट पर्सन सर, यू नेवर डू दैट। अच्छा ये बताएं, मेरा नून लीग के साथ कोई ताल्लुक है सर? आप एक पॉलिटिशियन है एटलीस्ट। इसमें बात सुने ये अपना, अगर वो पीपल पार्टी वाले सारे खानदान में आपस में चीजें बांटते हैं, सिर्फ वो चीफ मिनिस्टर में के लिए उनके पास कोई और बंदा नहीं है तो देना पड़ता है किसी को। अगर वो स्पीकर नहीं है उनके पास तो किसी को देना पड़ता है। अगर बंदे ही उनके खानदान में दो है तो फिर वो दो ख्वातीन है तो वो ख्वातीन और नहीं, वो चाहते तो फरियाल तालपुर साहिबा को बना सकते थे वजीर आला सर सिंध में। अच्छा शी कुड हैव बीन वजीर आला। बात सुने, ये उनका काम है जनाब, मुझे उनकी पार्टी पॉलिटिक्स के साथ मेरा क्या ताल्लुक है? सर यू आर ए पॉलिटिशियन सर, मैं ये तो कह रहा हूं सर, यू आर ए पॉलिटिशियन, यू हैव टू मेक अ कमेंट। ये हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स भी इसी तरह है, और क्या मैं यहाँ अमेरिका की पॉलिटिक्स के ऊपर बात करूंगा उनके साथ, या यूके की पॉलिटिक्स है या यूरोपियन पॉलिटिक्स? आज आपने पकड़ा ही नहीं दी, वैसे आज कहीं से नहीं पकड़ने दिया आज आपने हमें। नहीं, मैं आपको जब ईमानदारी से एक चीज सही बता रहा हूँ, आप मेहरबानी फरमाए अपने हाल पे रहम करें मेरे पे भी। चले मेहरबानी सर जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया साखा खकवानी साहब, आपने हमें इतना वक्त दिया। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज्ड बाय खकवानी साहब। उन्होंने जिक्र छेड़ दिया कि सिंध में तीसरी मरतबा मुराद अली शाह वजीर आला जो हैं वो मुंतखब हुए हैं। अब थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा इनसाइड स्टोरी है क्लास साहब के पास, बैरिस्टर अली जफर के साथ क्या हुआ, पहले क्यों बैरिस्टर गोहर को हटाया गया, फिर बैरिस्टर अली जफर को नामजद किया गया चेयरमैन पीटीआई, फिर अब वो नहीं बन रहे चेयरमैन पीटीआई। सो व्हाट इज हैपनिंग, थोड़ा इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।